जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सोशलॉजी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ये कोर्स टाइटल है आपका, जिसका भी ये सिलेबस हो और एमसीक्यू ऑप्शनल बेस्ड आपका पेपर होने वाला हो, तो आपके लिए सभी के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप, इंडिया के मतलब आप यूपी के, तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन आप देखिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह पीडीएफ जो है मॉडल पेपर का आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, वहां से आप लेकर रिवीजन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो या किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप पेपर जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य भेज दें, या फिर आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भेज दें। उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सकें कि आप कितना सही करके आए हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों का नहीं हुआ रहेगा एग्ज़ाम, उनके लिए वही उपयोगी होगी, क्योंकि आपको भी पता है यूनिवर्सिटीज़ कोई भी हो, सिलेबस सेम है। आपके क्वेश्चंस लगभग सेम टू सेम हर एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले आपने फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में भी देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या फिर अलग यूनिवर्सिटी के उसी ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम प्रश्न देखने को सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए और पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची में क्या होता है। एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची से हमें क्या होता है, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद यह करता है। जैसे कि कोई भी शोध रिपोर्ट पहले किसी बच्चे ने जमा की हुई है, उसकी जो सूची है वह क्या करती है, आगे उस टॉपिक पे जो भी एक प्रकार से करने वाले होंगे शोध, उनको रुचि जो लेने वाले होंगे उनको उसमें मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें। शोध की गहराई का आकलन जो है अनुसंधान उद्देश्यों से द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। शोध समस्या का चयन जो है शोधकर्ता की रुचि के द्वारा किया जाता है, अर्थात उसका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी टॉपिक पे वह करना चाहता है, इसके अनुसार जो है शोध समस्या का चयन किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराया जाएगा, बस लास्ट तक आप बने रहिए। आपका जब भी एग्जाम हो, बस ध्यान से जितने भी पेपर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं सबको देख के जाइए। बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के एक ही सब्जेक्ट के आपको पेपर पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो क्या होगा, दो तीन पेपर आप जब देख लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न तीनों पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है। इसमें से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है। शोध प्रश्न जो है वह डेटा संकलन विधि नहीं है। असंरचित साक्षात्कार, डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली और प्रतिभागी अवलोकन, यह तीनों डेटा संकलन विधि हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है। पांचवें प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, समस्या का निरूपण करना चाहिए, परिकल्पना, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण उसके बाद करना चाहिए। तो यह सही क्रम होगा किसी भी शोध के लिए। क्या, सबसे पहले हमें समस्या का निरूपण करना चाहिए, फिर हमें परिकल्पना, फिर आंकड़ों का संग्रह, फिर आंकड़ों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। छठा प्रश्न हमारा है, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। तो उसे कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए, साक्षात्कार जो है उसे उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है सातवां, जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। किस अनुसंधान का उदाहरण जनसंख्या जनगणना है, वह है सर्वेक्षण, क्योंकि जब भी जनसंख्या जनगणना होती है तो सर्वेक्षण के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है। द ग्रामर ऑफ साइंस किसने लिखा हुआ है। द ग्रामर ऑफ साइंस जो है वह कार्ल पियर्सन ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है। यह पीवी यंग द्वारा लिखी गई है। नौवां प्रश्न हमारा हो गया। अब हम 10वां देखेंगे, सर्वेक्षण एक है, अध्ययन है, कौन सा अध्ययन है। सर्वेक्षण जो है हमारा
वह कैसा अध्ययन है? वर्णनात्मक अध्ययन हमारा है सर्वेक्षण। 11वां प्रश्न है, आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं एक समय सारणी तैयार करके। यह पता लगाना कि आपके लिए कौन से संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, यह भी सही है, यह भी सही है। संभावित व्यय के लिए बजट की जनगणना करना, अर्थात गणना करना। किसी भी व्यय के लिए हमें बजट की गणना पहले से कर लेनी चाहिए, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 12वां प्रश्न, शोध का अर्थ है किसकी खोज? शोध का अर्थ क्या है? वह तथ्यों की खोज कहलाता है। पीएचडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह बहुत ही आसान प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल रहे होंगे, बस ध्यान से देखते रहिए, हर एक प्रश्न आपके समझ में आएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है? इसमें से गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण जो है वह है केस स्टडी। अगला प्रश्न 15वां है, निम्न में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? प्राथमिक स्रोत का उदाहरण जो है साक्षात्कार प्रतिलेख है। 16वां प्रश्न है, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान पद्धति को परिष्कृत करना। अगला प्रश्न हम 17वां प्रश्न देखेंगे, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है शोध प्रश्नों को हल करने के लिए, जानकारी एकत्र करने में, प्रतिभागियों को जागरूक करने में, शोध प्रारूप बनाने में, अर्थात आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्या आपका प्रश्न है? 18वां प्रश्न है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रायोगिक और क्रियात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान, अर्थात आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? किसी भी समस्या का चयन करना। इसके पहले हमने चरण को इसके जो है व्यवस्थित क्रम में लगाया हुआ था, तो पहला चरण क्या होता है? किसी समस्या का चयन करना। अगला प्रश्न हमारा है 20वां, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना। अगला प्रश्न हम देखेंगे 21वां प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गुडे और हार्ट जो हैं वह मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बंद प्रश्न कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? यह शिक्षित जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है, अर्थात जब कोई शिक्षित जनसंख्या होगी उससे ही आप प्रश्न करके कोई भी चीज़ आप नियम लगा सकते हैं या फिर उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब क्या होता है? बहुत बड़े नमूने वांछित हों, लागत कम रखनी हो, प्रशासन में आसानी जरूर हो। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है। इसे साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली दोनों कहा जाता है। इसका अर्थात राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार, अनुसूची का। 27वां प्रश्न है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती है कहलाती है, वह शून्य उपकल्पना कहलाती है। 28वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है आगमनात्मक विधि, अर्थात इंडक्टिव मेथड कहलाती है। 29वां प्रश्न हम देखेंगे, जब वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है उसे प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। 30वां प्रश्न हम देखेंगे, 30वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं?
प्रश्नावली के फायदे कौन कौन से हैं? कम लागत, समय की बचत, साक्षात्कारकर्ता का कोई पूर्वाग्रह नहीं, अर्थात इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वां, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारकर्ता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है, तो इसे कहा जाता है असंरचित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है हमारा 32वां, आंकड़ा संग्रह की वह विधि जिसमें कान और आवाज के बजाय आँखों, दृष्टि का उपयोग किया जाता है, वह कहलाती है अवलोकन। 33वां प्रश्न है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, वह कहलाता है सहभागी अवलोकन। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या है? सहभागी अवलोकन की दुर्बलता जो है निम्न वस्तुनिष्ठता, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है, अर्थात इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है तो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, उसे कहा जाता है संरचित अवलोकन। अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं? तो सीमाएं और कमजोरियां जो है नियंत्रण का अभाव, परिमाणीकरण की कठिनाइयां, छोटा प्रतिदर्श करना, अर्थात इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं? तो वैयक्तिक जो अध्ययन है उसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 38वां प्रश्न है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपाती होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाई चार्ट। 38वां प्रश्न हमारा हो जाएगा। 39वां प्रश्न हम देखेंगे, वे माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं वह कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 40वां प्रश्न देखेंगे, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे माध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41वां, श्रृंखला को आरोही व या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मध्यमान क्या कहलाता है? वह मध्यमान जो है वह कहलाता है मध्यका। ये हमारा 41 नंबर प्रश्न हो गया। 42वां हम देखेंगे, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? साक्षात्कार की उपयोगिता जो है वो प्रत्यक्ष अध्ययन और गहन एवं मर्मवेधक अध्ययन, अर्थात एवं बी जो है दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने के लिए तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का महत्व, प्रश्नावली की प्रकृति और प्रश्नावली का अर्थात इसका जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, मध्यका के क्या फायदे हैं? मध्यका के इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, राइट है। चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है, राइट। इसमें इसे आम लोग भी समझ सकते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्य की गणना कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राप्तांक आपका दिया है, छात्रों की संख्या आपका दिया है, तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना होगा, किसका? प्राप्तांक और छात्रों की संख्या का, अर्थात ऐसे आप गुणा करेंगे 38 गुणे 4, 39 गुणे 1, 41 गुणे 3, 44 1, 52 7, 54 गुणे 1, 58 गुणे 6, 64 गुणे 2, 71 गुणे 1, और जो भी यहाँ पर आए इन सभी को ऐड कर लेना है। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे सेम टू सेम आएगा। तो इसका राइट आंसर है 50.9। इसको जब आप गुणा करके इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1323। तो यहाँ पर 1323 आएगा और आप इसे जोड़ेंगे छात्रों की संख्या कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। तो 1323 को 26 से जब भाग देंगे तो 40 जो आपका आ जाएगा, इसका आंसर है आपका 50.9। इसका आपको आंसर आ जाएगा जब आप भाग देंगे 50.884, ये राइट आएगा। तो आप जानते ही हैं 5 से जब जाता है तो एक संख्या बढ़ा दी जाती है, तो 50.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 45 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? उसे बहुलक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है 47वां, बहुलक के क्या फ़ायदे हैं। बहुलक के फ़ायदे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो आपका डी ऑप्शन है, अर्थात एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, राइट। इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है, ये भी राइट है। और सी, इसकी गणना आसानी से की जाती है, राइट है, अर्थात इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, माध्य के क्या नुकसान हैं। माध्य के नुकसान की बात करें तो 48वां प्रश्न, इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता, अनुपात की गणना के लिए माध्य उपयोगी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्य के नुकसान है कि इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता। 49वां प्रश्न हम देखेंगे, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। अगला प्रश्न हम और लास्ट प्रश्न में देखेंगे, सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं, अपर्याप्त नमूना जो है, ये सभी जो हैं गैर नमूनाकरण त्रुटियों के कारण बनते हैं। इस प्रकार आपका जो बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर था, हमने सॉल्व कराया। अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे। अन्य किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम पर इसका आपको नोट्स भेज दिया जाएगा PDF, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।